मैं औरैया हूं और मेरा जिले के रूप में जन्म 17 सितंबर 1997 को हुआ, जब मुझे इटावा से अलग करके और विधुना तहसील के साथ मिलाते हुए मुझे एक जिले का अस्तित्व प्रदान किया गया। इसके पहले मैं इटावा जिले की एक तहसील हुआ करता था। हालांकि एक स्वतंत्र जिले के रूप में मेरा इतिहास कोई पुराना नहीं है, पर इस क्षेत्र का भी तो एक गौरवशाली अतीत रहा है। मेरी इस भूमि का भी तो एक अतीत रहा है। प्राचीन काल के कांस्य युग से ही इसके प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आर्य जाति के लोग रहा करते थे, जिन्हें पांचाल कहा जाता है। यानी उस समय मेरा यह सारा क्षेत्र पांचाल प्रदेश के अंतर्गत आता था। रामायण और महाभारत में भी मेरे इस क्षेत्र की झलकारियां मिल जाएंगी। मेरा गठन साल 17 सितंबर 1947 में इटावा जिले के बंटवारे के बाद हुआ, और इससे पहले मैं इटावा जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। 1997 से पहले इटावा और मैं दोनों एक ही जिला हुआ करते थे। मेरा पूरा इतिहास मराठा और मुगल राजवंशों से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इन दोनों ही संस्कृति आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। अगर आप मुझसे मिलने आने वाले हैं तो मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा हूँ, और अगर आप बाहरी किसी शहर से मुझे देखने आने वाले हैं तो देश की राजधानी दिल्ली से मेरी दूरी 400 किलोमीटर है। मेरी सीमाएं 2016 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं। मेरी विशाल सीमाओं में 15 लाख से ज्यादा लोग निवास करते हैं। यहाँ बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और भतौरी है। धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ 92% हिंदू और 7% मुस्लिम व अन्य धर्म के लोग रहते हैं। मुझ में 3 तहसील, 7 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 3 विधानसभा, 11 पुलिस स्टेशन, 154 डाकघर, 1 जिला कोर्ट, 1 सिविल कोर्ट, 1 जिला अस्पताल, 1 नगर पालिका परिषद, 6 नगर पंचायत, 474 ग्राम पंचायतें, 75 न्याय पंचायतें, 9 शहर और 848 गांव मौजूद हैं। मेरा मुख्य व्यवसाय खेती है, क्योंकि मैं यमुना नदी के हिस्से पर बसा हुआ हूँ, और इसी वजह से मेरा ज्यादा हिस्सा उपजाऊ है। गेहूं, मक्का, धान, बाजरा, चना, सरसों और गन्ना मेरी मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा मेरे व्यवसायों में स्टील फर्नीचर के व्यवसाय, लकड़ी फर्नीचर व्यवसाय, चीनी मिल, दाल मिल, सीमेंट व्यवसाय के अलावा और भी कई छोटे बड़े व्यवसाय विद्यमान हैं। घूमने फिरने के लिहाज से मैं एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस कहलाता हूँ। मुझ में ऐसे कई पर्यटन स्थल मौजूद हैं जो मेरी सुंदरता को 4 चांद लगाते हैं, जिसमें देवी काली मंदिर, कामदेव मंदिर, भगवा काली मंदिर, बड़ी देवी मंदिर, शहीद पार्क, नेहरू पार्क, गौतम बुद्ध पार्क जैसे कई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल शामिल हैं, जहां घूमकर आप आनंद उठा सकते हैं। प्राचीन काल में मुझ पर महान हिंदू सम्राटों का सिलसिला 12वीं सदी तक चला। फिर बाकी भारत की तरह मैं भी लंबे समय के लिए आताताई मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया। यहाँ के अंतिम क्षेत्रीय हिंदू शासक सुमेर सिंह थे, जो कन्नौज के राजा जयचंद के साथ मिलकर मोहम्मद गोरी से युद्ध करते हुए मारे गए थे। 1193 में कन्नौज और दिल्ली की राजशाही के पतन के बाद मुगलों ने मेरा पूरा क्षेत्र अपने साम्राज्य में मिला लिया, और उसके बाद यहाँ जमकर लूटपाट की, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इनकी फितरत कैसी है। फिर जब मुगल काल का दमनात्मक दौर शुरू हुआ, वह 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आने तक चला। हालांकि इस बीच उन्हें मराठों के कुछ एक हमले भी झेलने पड़े, पर सल्तनत चलती रही, और मुगलों के आखिरी समय अफगान के रोहिला सरदार अहमद शाह दुर्रानी ने सन 1760 में भारत पर आक्रमण किया, जिसके आगे 1761 में पानीपत के मैदान में मराठों से मुठभेड़ हुई। इसमें दुर्रानी की जीत हुई, जबकि गोविंदराव पंडित सहित कई मराठा वीर रहे। भारत से निकलने के बाद अहमद शाह दुर्रानी ने अपने कुछ खास सिपह सलारों को देश के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी दी। इसमें हाफिज रहमत खान के बेटे इनायत खान को यही इटावा का क्षेत्र मिला, जहां कुछ समय पहले तक मराठों का राज फैला था। इस स्थिति से निपटने के लिए 1762 ईस्वी में ही मुल्ला मोहसिन खान की अगुवाई में रोहिला अफगानों की एक सेना मराठों को सबक सिखाने के लिए भेजी गई। इस संघर्ष में किशन राव और बालाराव पंडित जैसे प्रतिबद्ध देशभक्त वीर लड़ते हुए शहीद हो गए। फिर मुल्ला ने किले की घेराबंदी कर ली। तब मजबूरन किलेदार को आत्मसमर्पण करना पड़ा और दुर्ग पर रोहिलों का अधिकार हो गया। इसके बाद भी स्थानीय जमींदारों ने विदेशी आक्रांता इनायत खान को कर अदा करने से मना कर दिया। तब शेख कुबेर और मुल्ला बाज खान के नेतृत्व में रोहिला सेना इधर भेजी गई, जिसने जगह जगह हिंदुओं का कत्लेआम किया। न जाने कितने छोटे छोटे रजवाड़े तो मिट्टी में मिल गए।
हालांकि उस वक्त मैं दाद देता हूँ कमैत के जमींदार की हिम्मत के, जिसने किसी भी कीमत पर इनायत खान को लगान चुकाना स्वीकार नहीं किया था। तब खुद हाफिज रहमत खान और इनायत खान मेरी सरजमीन पर इस विद्रोह को कुचलने के लिए आए थे, और इसके साथ ही लोगों के साथ पहले से ही चल रही बर्बरता अब सारी हदें पार करने लगी थी। आखिरकार एक संधि पर सहमति बनी और हाफिज रहमत खान वापस बरेली चला गया। रोहिला चौकिया क्षेत्र में सुविधानुसार जगह जगह स्थापित कर दी गई। ये वही समय था जब दिल्ली में एक नए सुल्तान नाजिब खान का उदय हो रहा था, जिसे नजीबुद्दौला, अमीरुद्दौला, शुजाउद्दौला आदि नाम से भी जाना जाता है, जिसने नवाबों के साथ रोहिले के बाद में उभरे हुए क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने का काम किया था। इधर एक मराठा सरदार मल्हार राव ने, जो काफी दिनों से अवसर की ताक में थे, सन 1766 में यमुना नदी पार कर फफूंद क्षेत्र पर धावा बोल दिया, जहां मोहसिन खान का बड़ा बेटा मोहम्मद हसन खान मोर्चे पर था। यह खबर पाकर हाफिज रहमत खान खुद मराठों से मोर्चा लेने उधर की ओर बढ़ा, पर तब तक मल्हार राव यमुना को फिर से पार कर वापस आ चुके थे। पर दूसरी तरफ दिल्ली के सुल्तान नाजिब खान की नजरें भी रोहिला अफगान सरदारों पर पड़ चुकी थी। खासकर बंगाल में रोहिलों के बढ़ते बेजा हस्तक्षेप से चलते सो नाजिब खान भी रोहिलों से बदला लेने की फिराक में था, और उसने 1770 के आसपास हाफिज रहमत खान की बर्बादी की साजिश रचना शुरू कर दी। इसके बाद नाजिब खान और मराठों की सेना मिलकर रोहिलों के खिलाफ आगे बढ़ी, पर कोइल पहुंचते पहुंचते नाजिब को दिल का दौरा पड़ गया और वह अपने बड़े बेटे जबीता खान को मराठों की मदद की हिदायत देकर लौट जाता है। इस मौके पर जबीता खान के भीतर का मुस्लिम जाग जाता है और वह अपने अफगानी मुस्लिम भाइयों से लड़ने से मना कर देता है। इस पर मराठा सैनिकों ने जबीता खान को शिविर में ही कैद कर लिया। कैद से ही जबीता ने उसे हाफिज रहमत खान को गुहार लगाई, जिसके खिलाफ कथित तौर पर वह मराठाओं की मदद करने को आया था। तब हाफिज रहमत ने उसकी रिहाई के लिए मराठों से बात की, पर मराठों ने बदले में शिकोहाबाद और इटावा की जागीरें मांग ली, जो रहमत खान के बस की बात नहीं थी। इस तरह यह बातचीत अटक कर चलती रही, पर इसी बीच मौके का फायदा उठाकर जबीता खान भाग खड़ा हुआ और तब अफगानों मराठों में कुछ अस्पष्ट सी संधियां हो सकी और हाफिज रहमत के आदेश से इटावा का ये किला रोहिला अफगानों ने मराठों को सौंप दिया। उसी साल यानी सन 1771 में मराठा सेना महंतजी शिंदे के नेतृत्व में दिल्ली की ओर बढ़ी और बादशाह आलम को बहाल कर दिया। इस तरह मराठों ने न केवल रोहिला अफगानों को आखिरकार खदेड़ कर मुगलों को वापस शासन सौंपा, बल्कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह दुर्रानी ने जो भी किया था उसका ब्याज सहित बदला भी लिया और अपने खोए इलाके वापस पाए। हालांकि जबीता खान ने मराठों पर दिल्ली के पास एक बार फिर से हमला करने की कोशिश की, पर उसे मुंह की खानी पड़ी। जबीता ने इसके बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मदद की गुहार लगाई, पर नवाब तब तक कोई भी मदद करने को राजी न था, जब तक जबीता के अब्बा हाफिज रहमत की ओर से कुछ बात न चलाई जाती। पर आखिर जबीता को फिर से आबाद करने के लिए बात चलाई गई। मराठों ने 40 लाख की मांग रखी, जिसे निपटारे के बाद मराठों ने रोहिलखंड छोड़ दिया। इसके बाद 1773 में मराठों ने रोहिला सरदार हाफिज रहमत खान को मिलाकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला पर हमले की सोची। इस पर हाफिज ने मराठों का साथ तो नहीं दिया, उल्टे अपने कुछ अनुबंधों की बहाली के लालच में यह खबर जस की तस नवाब शुजाउद्दौला तक पहुंचा दी। तब अवध के नवाब ने उसे मराठों के खिलाफ साथ देने के लिए कहा था। साथ ही कहा कि मराठों के हारने के बाद वे सारे अनुबंध बहाल कर दिए जाएंगे। इस बदले हुए घटनाक्रम का नतीजा ये हुआ कि जल्द ही असदपुर में मराठों की सेना हाफिज रहमत खान और नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना से हार गई और उसके बाद मराठे रोहिलखंड ही नहीं बल्कि दिल्ली से भी कूच कर गए। हालांकि ये सब होने के बाद अवध के नवाब वापस तो आ गए, पर हाफिज रहमत के अनुबंधों को बहाल करने पर टाल मटोल ही करते रहे। साथ ही यह बात भी फैलाई गई कि हाफिज रहमत को कई रोहिला अफगान भड़काते रहे और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने केवल युद्ध कुरेदने के इरादे से ही अनुबंधों के बदले 35 लाख की मांग हाफिज रहमत के सामने रखी। जाहिर है जिसे वे चुका न सके और अंततः ब्रिटिश सेना की मदद लेकर नवाब ने 23 अप्रैल 1774 ईस्वी को हाफिज रहमत खान को परास्त कर दिया। इसके बाद सन 1774 से 1801 ईस्वी तक मेरी इस औरय की सरजमीन पर अवध के नवाब का अधिकार बना रहा। फिर नवाब के एक उत्तराधिकारी शहादत अली खान ने जब अवध क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया तो मैं भी अंग्रेजी राज के अधीन आ गया और सन 1947 में देश के आजाद होने पर अंग्रेजों की गुलामी भी झेली। लेकिन आज मैं अपने वतन की आजाद हवा में सांस ले रहा हूँ।
5 नदियों से सिंचित मेरी हरी भरी धरती आज मुझ में बहुत उम्मीदें जगाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।